ओके सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ। छोटा सा सेशन रहेगा। टॉपिक है हमारा मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। टीचिंग के विषय में जो हम पढ़ रहे हैं, जब आप टीचिंग की बात करते हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की बात करते हैं, तो मापन करना, आकलन करना, मूल्यांकन करना कि आपने जो बच्चे को पढ़ाया है वो किस हद तक बच्चा जो है एक्वायर कर पाया, कितना वो सीख पाया, उसी को हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि बच्चे की लर्निंग कहाँ तक हुई है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक आपका। तो हमें यहाँ 3 टर्म्स देखने हैं, मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। मापन, आकलन और मूल्यांकन। सबसे पहले बात करेंगे मेजरमेंट की, यानी मापन की। तो मापन क्या है? ये एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी भी भौतिक वस्तु के गुण या आयाम निर्धारित किए जाते हैं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप मेजर कर सकते हैं। जैसे कि हम कहते हैं किसी का वेट है, आप मेजर कर सकते हैं। ठीक है, उसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 20 kg। ठीक है, हाइट को आप मेजर कर सकते हैं। तो मेजर करने में हम क्या कर रहे हैं, हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी भौतिक वस्तु का हम क्या कर रहे हैं, उसमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे रहे हैं, उसे असाइन कर रहे हैं। अब अगर हम स्टडीज़ की बात करते हैं या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की बात करते हैं, तो आप लोग क्या करते हैं, टेस्ट लेते हैं, बच्चों के एग्जाम्स लेते हैं। तो मेजरमेंट या मापन जो है पुरानी तकनीक है, काफ़ी पहले से चली आ रही है। पहले क्या होता था, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में साल भर बच्चे को पढ़ाया जाता था और फिर उसके एग्जाम्स लिए जाते थे। ठीक है, और एक बार आपने एग्जाम जो लिया, उसके बेसिस पे आप ये तय करते थे कि बच्चे कितने मार्क्स आए। अगर बच्चे ने जो है ठीक ठाक किया है परफॉर्म अपने टेस्ट में या एग्जाम में, तो आप उसे अगली कक्षा में भेज देंगे। और अगर बच्चा फेल होता है तो फिर उसी कक्षा को उसे रिपीट करना पड़ता है। ये था मापन का सिस्टम। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, पढ़ाने के बाद आपने लास्ट में एग्जाम ले लिया और उसके बेसिस पे आप ये टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे को कितना आया। तो यहाँ पर हम सिर्फ बच्चे का कॉग्निटिव एस्पेक्ट, जो आपने बच्चे को जैसे क्वेश्चन आंसर्स लिखा दिए, बच्चे को वही आंसर्स वहाँ लिखने हैं, आप सिर्फ इस एस्पेक्ट को चेक कर रहे हैं। लेकिन फिर एक ज़रूरत महसूस की गई कि बच्चा स्कूल में सिर्फ पढ़ाई लिखाई के लिए नहीं आता, वो अपने ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए आता है। बच्चे के अंदर बहुत सारे स्किल्स होते हैं जिसे स्कूल में आपको क्या करना होता है, पॉलिश करना होता है, इन्हांस करना होता है, उसे निखारना होता है। तो इसलिए वहाँ से आती है आपकी क्या, असेसमेंट। असेसमेंट का जो कॉन्सेप्ट है ये है आकलन। आकलन में आप क्या करते हैं, आप इसे एक तरीके से जानकारी इकट्ठा करने के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। क्योंकि हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर बच्चे की अलग अलग एक्टिविटीज़ में बच्चा किस तरह परफॉर्म कर रहा है उसका एक रिकॉर्ड रखा जाता है। ठीक है, सिर्फ आप पढ़ाई लिखाई से नहीं देखेंगे, आप क्या देखेंगे, आप ये भी देखेंगे कि बच्चा जो है स्पोर्ट्स में कैसा कर रहा है, बच्चा गेम्स में कैसा कर रहा है, पेंटिंग ड्राइंग का अगर आपके पास एक्टिविटी है तो उसमें कैसा परफॉर्म किया बच्चे ने, ड्रामेटिक्स है, ड्रामा वगैरह में बच्चा कैसा परफॉर्म कर रहा है, बच्चे की सिंगिंग, अगर सिंगिंग में उसे इंटरेस्ट हो, सिंगिंग में कैसा परफॉर्म कर रहा है। अलग अलग एस्पेक्ट्स आप बच्चे के चेक कर रहे हैं। ठीक है, आप बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए आपको बच्चे के हर पक्ष के ऊपर ध्यान देना होगा। तो आकलन में क्या होता है, आकलन में हर चीज़ के ऊपर जानकारी इकट्ठा की जाती है, सिर्फ एक्टिविटीज़ की नहीं। आप देखिए आजकल आपको रिपोर्ट कार्ड में बच्चों के डिसिप्लिन के लिए भी ग्रेड्स दिखाई देंगे, नीटनेस के लिए, पंक्चुअलिटी के लिए। ठीक है, बच्चा टाइम पे स्कूल आता है या नहीं, उसकी अटेंडेंस कितनी है, वो डिसिप्लिन मेंटेन करता है या नहीं, नीटनेस के मिल रहे हैं। तो हर चीज़ के लिए ग्रेड मिल रहा है, बच्चे के ओवरऑल एस्पेक्ट्स को चेक किया जा रहा है, उसका रिकॉर्ड रखा जा रहा है। ठीक है, तो आकलन क्या है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। ठीक है, ये छात्र को सीखने की सुविधा और निर्देश में सुधार करता है। हम ये भी देखते हैं कि बच्चे को आपको क्या किस किस एस्पेक्ट में आपको सुधारना है। और साथ ही साथ ये जो सिस्टम है ना, जो चल रहा है कि आप पहले क्या करते थे, सिर्फ बच्चे को साल भर पढ़ाने के बाद लास्ट में आप उसका कॉग्निटिव एस्पेक्ट चेक कर लेते थे। ठीक है, ये सिस्टम भी खराब था, ये गलत है। आप बच्चे के सिर्फ ज्ञानात्मक पक्ष को मत देखिए, ये मत देखिए कि आपने जैसा बच्चे को रटाया, बच्चे ने रट के वो उत्तर लिखे या नहीं। इससे तो बच्चे को कोई नॉलेज वैसे गेन नहीं हो रही ना, उसके और स्किल्स इन्हांस नहीं हो रहे। इसीलिए असेसमेंट का कॉन्सेप्ट लाया गया। अब असेसमेंट होते कितने तरीके के हैं, ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। क्लासरूम असेसमेंट को अगर आप देखेंगे तो ये 3 तरीके के हो सकते हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग। सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन, सीखने के रूप में आकलन। अब इन तीनों को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीखने के लिए आकलन। अब देखिए, सीखने के लिए आकलन जो है आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग, इसमें आपका क्या आता है, अभी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया चल रही है। ठीक है, अभी खत्म नहीं हुई है, अभी प्रक्रिया चल रही है टीचिंग लर्निंग। इसके बीच में आपने बच्चे को एक मान लीजिए थोड़े से ओरल क्वेश्चंस पूछ लिए, या आपने अभी चैप्टर जो है वो अभी फिनिश किया। ठीक है, अभी एग्जाम्स नहीं आए हैं, अभी आपने चैप्टर फिनिश किया, केवल उस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन से आपने टेस्ट दे दिया और आपने ये चेक करने की कोशिश की जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चे को समझ में आ रहा है या नहीं।
ये जो सीखने के लिए आकलन है ये क्या है, ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है। मतलब अभी टीचिंग लर्निंग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अभी चल रही है, तो ड्यूरिंग द प्रोसेस होता है। और ये किसके लिए काम करता है, एक तो ये असेस करने का काम करता है कि बच्चे को कितना आया कितना नहीं आया, या अगर कहीं बच्चे के मन में डाउट रह गए हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब उस डाउट को क्लियर करना पड़ेगा। प्लस ये टीचर के लिए किसका काम करता है, फीडबैक का काम करता है। ठीक है, टीचर के लिए क्या फीडबैक है, टीचर को पृष्ठ पोषण मिल जाता है कि मेरी जो टीचिंग मेथड है, जिस शिक्षण विधि से मैं पढ़ा रहा हूँ वो सही चल रही है या नहीं। अगर बहुत सारे, मान लो आपने टेस्ट लिया एक चैप्टर पढ़ाने के बाद और ज़्यादातर बच्चों के नंबर अच्छे नहीं आए, तो आपके लिए क्या फीडबैक आया कि अभी बच्चों को ये चैप्टर क्लियर नहीं हुआ है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, उसे दोबारा किसी और मेथड से, किसी और तरीके से उसको पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। सीखने के लिए आकलन जो होता है आपका, ये ड्यूरिंग द प्रोसेस होता है। और यहाँ पर ये बच्चों का अधिगम तो चेक कर ही रहा है कि बच्चे का अधिगम सही डायरेक्शन में है या नहीं, साथ ही साथ टीचर के लिए भी क्या कर रहा है, फीडबैक का काम कर रहा है। फिर आता है आपका असेसमेंट ऑफ लर्निंग, सीखने का आकलन। अब क्या है, यहाँ पर जो आपकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है वो खत्म हो गई है, आपने पढ़ा दिया। ठीक है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अब क्या हो गई है, समाप्त हो गई है, समाप्त हो गई है। अब आपको क्या करना है, चेक करना है बच्चे को कितना आया। ठीक है, कितना बच्चा सीख पाया। तो ये इसमें आपके क्या आ जाएंगे, जो आप फाइनल एग्जाम्स लेते। ठीक है, फाइनल एग्जाम्स इसके अंतर्गत आ जाएंगे। या फिर आपने टर्मिनल कोई प्रोजेक्ट लिया, टर्मिनल एग्जाम्स जो होते हैं SA1 SA2 होते थे ना बीच में, समेटिव असेसमेंट 1 समेटिव असेसमेंट 2। और इसके अलावा आपने साल भर में कोई प्रोजेक्ट दिया था जिसको आप फाइनल एग्जाम्स में ऐड करने वाले हैं। तो एनुअली जो आप चीज़ें ये कर रहे हैं, पूरी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया समाप्त होने के बाद जो आप चेक कर रहे हैं कि बच्चे ने कितना सीखा, वो क्या है आपका सीखने का आकलन। और तीसरा आता है आपका असेसमेंट एज लर्निंग, सीखने के रूप में आकलन। अब देखो, सीखने के रूप में आकलन क्या होता है, यहाँ पर क्या हो रहा है, जब स्टूडेंट जो है खुद का इवैल्यूएशन कर रहा है, खुद का असेसमेंट कर रहा है। जैसे बच्चे ने क्या किया, बच्चे ने एक टॉपिक जो है वो अच्छे से पढ़ा। ठीक है, टॉपिक को उसने स्टडी कर लिया और इसके बाद खुद ही वो उसके MCQs को ट्राई करने लग गया। तो ये क्या है, सीखने के रूप में आकलन, क्योंकि इन MCQs को ट्राई करते वक्त भी उसकी लर्निंग हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आकलन है उसमें भी अधिगम हो रहा है। तो सीखने के रूप में आकलन में आप इस चीज को ऐसे ध्यान रखेंगे कि इसमें या तो छात्र स्वयं का आकलन कर रहा है, या फिर वो उसके मित्रगण या उसके बड़े भाई बहन से कह सकता है। जैसे वो हम कहते हैं ना, अगर हमने कोई टॉपिक पढ़ लिया, हमने क्वेश्चन आंसर तैयार कर लिया, हम अपने बड़ी बहन या बड़े भाई से कह रहे हैं अब मुझसे इसके क्वेश्चन आंसर्स पूछ लो, तो ये क्या है, सीखने के रूप में आकलन। ठीक है, सबसे मेजर पॉइंट इसमें यही रहेगा कि टीचर का इन्वॉल्वमेंट कम होता है। टीचर भी ले सकती है, लेकिन मेनली इसमें कौन आता है, या तो सेल्फ इवैल्यूएशन आता है, खुद से करते हैं, या फिर आप क्या आता है इसमें, आपके बड़े भाई बहन या आपके फ्रेंड्स या आपके पीयर ग्रुप जो है आपका, वो आपका असेसमेंट कर रहा है। चलिए, असेसमेंट के बाद अब आते हैं हम इवैल्यूएशन पे। इवैल्यूएशन क्या होता है, ये है द एक्ट ऑफ पासिंग जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सेट स्टैंडर्ड्स इज कॉल्ड इवैल्यूएशन। मतलब अब देखो, आपने पहले जो आपका मेजरमेंट था, मेजरमेंट से आपके पास क्या आए थे, मेजरमेंट से आपके पास आए थे मार्क्स। ठीक है, और जो असेसमेंट कर रहे हैं, असेसमेंट क्योंकि हर पक्ष का हो रहा है, तो यहाँ पर क्या आया था टीचर के पास, टीचर हर बच्चे का क्या रखती है असेसमेंट के दौरान, रिकॉर्ड। इन मार्क्स और रिकॉर्ड के आधार पर फाइनली टीचर जो है एक जजमेंट देती है, वही क्या है आपका इवैल्यूएशन या मूल्यांकन। ठीक है, वही आपका क्या है, इवैल्यूएशन या मूल्यांकन। याद करो, आपको जब रिपोर्ट कार्ड मिलता था तो आपके मार्क्स होते हैं, ग्रेड्स होते हैं, और इसके बाद लास्ट में टीचर का रिमार्क होता है। ठीक है, आपके जैसे मार्क्स से ग्रेड्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग, अगर ठीक ठीक आए तो कहेंगे एवरेज परफॉर्मेंस। ठीक है, कैन डू बेटर, या फिर इसमें आता है अगर एक्सीलेंट परफॉर्मेंस है तो एक्सीलेंट आएगा। ठीक है, या वेरी गुड परफॉर्मेंस लिखा हुआ आएगा, या फिर नीड टू वर्क हार्ड। अगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, आपका स्कोर्स अच्छे नहीं है, आपका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, तो उसमें क्या लिखेंगे, नीड टू वर्क हार्ड। तो ये चीजें जो है, जहां पर टीचर अपना एक जजमेंट दे रही है ऑन द बेसिस ऑफ द मेजरमेंट एंड असेसमेंट, वो क्या है आपका इवैल्यूएशन, मूल्यांकन। अब देखो, बात करेंगे कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की। अब ये जो आपका CCE होता है, CCE ये आपका कब से आया था, CCE आपका आया है जब आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में आया, और 2010 में क्या हुआ, ये पारित हुआ। ध्यान में रखेंगे, ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है RTE से। RTE एक्ट आपका कब पारित हुआ था, 1 अप्रैल 2010 में आपका RTE 2009 जो है लागू हुआ था।
ठीक है, पारित हुआ था 2009 में, लागू हुआ था पूरे देश में 1 अप्रैल 2010 में। और इसी के तहत सीबीएसई लेकर आया था CCE कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत का मतलब क्या होता है? सतत मतलब कंटिन्यू थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल आपको बच्चे का इवैल्यूएशन करना है, यानी कि आप उसे हर एस्पेक्ट में, हर पक्ष में चेक करेंगे, उसका एक रिकॉर्ड रखेंगे। और व्यापक का मतलब क्या है? हर क्षेत्र का आपको असेसमेंट करना है। ठीक है, सतत मतलब साल भर करना है, व्यापक मतलब हर क्षेत्र में करना है। तो ये है, ये भारत सरकार के अधिनियम। आप देखेंगे अनिवार्य मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप क्या करते हैं? बच्चों का संपूर्ण मूल्यांकन करते हैं। और ये कहाँ से कहाँ तक लागू होता है? 6th to 10th क्लास। कौन सी क्लास से? 6th to 10th। 6th to 10th क्लास तक आप क्या करते हैं? बच्चों का मूल्यांकन करते हैं थ्रू CCE। ठीक है, अब CCE में देखिए आता क्या क्या है। इसमें फॉर्मेटिव असेसमेंट होते हैं और समेटिव असेसमेंट्स होते हैं। 4 आपके क्या होते हैं? फॉर्मेटिव असेसमेंट, FA1, FA2, FA3 एंड FA4। ठीक है, FA क्या होते हैं? ये आपके ड्यूरिंग द प्रोसेस चलते हैं। इसी में आप क्या कर सकते हैं? आप कुछ भी एक्टिविटीज़ करा सकते हैं, आप होमवर्क दे सकते हैं, आप प्रोजेक्ट दे सकते हैं, आपने बच्चे को कुछ क्वेश्चंस ओरल पूछ लिए, या आपने बच्चे को क्लासरूम में कोई एक्टिविटी करा ली। ये सब आपका किसके अंतर्गत आता है? FA के अंतर्गत आता है। ठीक है, FA में आपका कितना एग्रीगेट लिया जाता है? 40% लिया जाता है। पूरा वेटेज का 40% इसका लिया जाता है जब आपका फाइनल रिपोर्ट कार्ड बनता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट में आपके FA1 और FA2 के बाद आपका एक होता है समेटिव असेसमेंट 1, और FA3 FA4 के बाद आपका एक होता है समेटिव असेसमेंट 2। ठीक है, समेटिव असेसमेंट पे आइए। समेटिव असेसमेंट में क्या होता है? ये आपकी 3 घंटे की एक रिटन टेस्ट होती है जो ट्वाइस अ ईयर होती है। जैसा कि मैंने बताया, FA1 FA2 के बाद पहला SA1 होगा। ठीक है, SA1 आएगा यहाँ, और FA3 FA4 के बाद आपका SA2 होगा। ठीक है, जिसका कितना परसेंट लिया जाता है? 60%। तो 60% आपका समेटिव असेसमेंट का होता है, 40% आपके 4 FAs का होता है। समेटिव असेसमेंट में ज़्यादातर आपकी 3 घंटे की क्या होंगी? एग्जामिनेशन होगी। इसके बाद जो आपका रिजल्ट आता है, वो रिजल्ट आपका किस फॉर्म में आता है? CGPA। CGPA का मतलब क्या है? क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, जो कि एक 9 पॉइंट स्केल है। ठीक है, 9 पॉइंट स्केल होता है। जैसे इसमें ये लिया जाता है 90 to 100 अगर मार्क्स हैं तो कितना होगा? A1 होगा। ठीक है, 80 to 89 है तो कितना होगा? ऐसे करके आता है A1 A2 B1 B2, इस तरीके से आपका ये पूरा करके 9 पॉइंट का लगभग ग्रेड स्केल है, जो लास्ट में आपको यहाँ पर ग्रेड्स मिलते हैं सब्जेक्ट्स में। ठीक है, ये प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है? CGPA क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। ठीक है, तो ये जो CC वाला पैटर्न है, FA SA और जो आपका RTE है, इन सबके जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं ये आपको ज़रूर अच्छे से ध्यान में रखने हैं। आज का सेशन ये छोटा ही है, हम बाकी जो आपका है नेक्स्ट में करेंगे। जो टूल्स एंड टेक्निक्स होती हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछने चाहिए जिनके द्वारा आप बच्चों का असेसमेंट अच्छे तरीके से कर सकते हैं, उसको हम करेंगे नेक्स्ट वाली क्लास। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।